हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा उप सह संयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुणों के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक इतनी बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा कि इस टॉपिक को दोबारा फिर कभी आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन बच्चों ने अब तक राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना। क्योंकि आप लोगों को जो नोट्स दिए जाएंगे या जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो मैं आप लोगों को राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर ही दूंगा। ठीक है बच्चों। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं उप सह संयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुण। मतलब जो हमारे उप सह संयोजक यौगिक होते हैं या जो हम लोगों के संकुल यौगिक होते हैं वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते हैं। और यदि कोई भी संकुल चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तो वो किस वजह से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है ये मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, कोई भी संकुल यदि चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। माना कि कोई उपसंयोजक यौगिक हुआ या कोई संकुल यौगिक हुआ और यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो संकुल चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है और उसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक। और यदि किसी संकुल में या किसी उपसंयोजक यौगिक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है या ऐसे बोल दूं उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो ऐसे संकुल या ऐसे उपसंयोजक यौगिक चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। और ऐसे संकुलों की जो प्रकृति होती है वो होती है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते या ऐसे बोल दूं उनमें चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी संकुल हुआ या कोई भी उपसंयोजक यौगिक हुआ अगर वो चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित कर रहा है तो किसकी वजह से वो चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। ठीक है ना। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उस उपसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुणों के मान भी बढ़ते जाते हैं या ऐसे बोल दूं कि उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान भी उतने ही ज्यादा निकलेंगे। ठीक है ना। जैसे जैसे आप लोगों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस संकुल के या उस उपसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण के मान या चुंबकीय गुणों के मान भी बढ़ते जाएंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब सुनो बच्चों कि चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए या चुंबकीय गुणों को ज्ञात करने के लिए यहां पर मैं आप लोगों के साथ सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। उस फॉर्मूले के आधार पर आप किसी भी उपसंयोजक यौगिकों के या किसी भी संकुल यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण के मानों को निकाल सकते हो। फॉर्मूला बच्चों आप लोगों का ये है, ये चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला है म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू। ठीक है ना, अंडर रूट एन एन प्लस टू और इसकी ये यूनिट हो गई बीएम, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है ना। ये आप लोगों की फॉर्मूला हो गया म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू। यहां पर जो एन है वो किसको शो कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। किसको शो कर रहा है बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहां पर जो आप लोगों का म्यू है वो किसको शो कर रहा है, चुंबकीय आघूर्ण को, मैग्नेटिक मूवमेंट को। चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट हो। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि किसी भी उपसंयोजक यौगिकों के आप चुंबकीय आघूर्ण के मानों को ज्ञात करना चाहते हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला ये है म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस टू। बी एन आप लोगों को चुंबकीय आघूर्ण की क्या हो गई, यूनिट हो गई। यहां पर एन किसको शो कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है। और म्यू किसको शो कर रहा है, चुंबकीय आघूर्ण को मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट को शो कर रहा है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो
इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण के मानों को हम पता कर सकते हैं। अब देखो, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, माना कि आप लोगों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इधर लिख देता हूं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और यहां पर लिख देता हूं मैं चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है बच्चों, देखो आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या निकलेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बताया कि यदि किसी संकुल के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने निकलेंगे, 1.73। यदि किसी संकुल के पास में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान 2.82 निकलेंगे, और यदि किसी संकुल के पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान 3.87 निकलेंगे, और यदि किसी संकुल के पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान 4.89 निकलेंगे, और यदि किसी संकुल के पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान 5.91 निकलेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, चाहो तो आप लोग फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख रख के भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए। 1.73, 2.82, 3.87, 4.89 और 5.91। मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, इधर देख लो बच्चों, अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुआ तो चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने निकलेंगे, 1.73 बीएम, ठीक है। दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर 2.82 बीएम, ठीक है। तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर 3.87 बीएम, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर 4.89 बीएम, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर 5.91 बीएम। ये वैल्यू प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि डी कक्षक के अंदर मैक्सिमम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हो सकते हैं। यदि किसी संकुल के पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आप लोग समझ जाना उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि डी कक्षक के अंदर मैक्सिमम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लेना बच्चों, किसी भी संकुल के पास में यदि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुआ तो इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू रख देना, म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2, मतलब यहाँ पर एक रख देना, यहाँ पर एक रख देना, तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 का मान कितना होता है, 1.73 बीएम, ठीक है ना। अगर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए तो 2.82 बीएम, तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए तो 3.87 बीएम, चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए तो 4.89 बीएम, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुए तो चुंबकीय आघूर्ण के मान 5.91 बीएम निकलेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, अब देखो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि किसी भी संकुल के या किसी भी उपसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुणों के मान किस पर डिपेंड करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के आधार पर। यदि किसी संकुल के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी, और यदि किसी संकुल के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, या ऐसे बोल दूं कि उसके पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो उस संकुल की प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, मतलब उसमें चुंबकीय आघूर्ण के मान या चुंबकीय गुणों के मान क्या होंगे, जीरो होंगे। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्या यहां पर मैं आप लोगों को सामने कुछ उपसंयोजक यौगिकों के या संकुल यौगिकों के मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। देखो एक वर्ड मैं बोल रहा हूं, उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। आप चाहो तो उनको उपसंयोजक यौगिक बोल दो, आप चाहे उनको संकुल यौगिक बोल दो, क्योंकि उपसंयोजक यौगिकों का ही दूसरा नाम क्या होता है, संकुल यौगिक। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ उपसंयोजक यौगिक ले रहा हूं, और उन उपसंयोजक यौगिकों के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि उन एग्जाम्पलों में कौन कौन से संकुल तो ऐसे होंगे जो चुंबकीय आघूर्ण के मान प्रदर्शित करेंगे, और कौन कौन से ऐसे संकुल होंगे जो चुंबकीय आघूर्ण के मान प्रदर्शित नहीं करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि कौन कौन से संकुल तो ऐसे होंगे जिनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी, और कौन कौन से ऐसे संकुल होंगे जिनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, आप लोग एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग उतार दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, ये लो साइड में हो जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इसको तो मैं मिटा देता हूं और कुछ उपसंयोजक यौगिकों के एग्जांपल ले लेता हूं। तो देख लो बोर्ड की तरफ,
देखो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूं। ये बच्चों आप लोगों के सामने एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये है MnCN का होल 6, MnCN का होल 6 माइनस के 3, ठीक है ना। ये कोई आप लोगों का संकुल है, ठीक है ना। अब हम लोगों को इस संकुल के अंदर यह देखना है क्या इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय है या इस संकुल की प्रकृति प्रतिचुंबकीय है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। चलो ठीक है, और लास्ट में फिर इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान भी निकालेंगे। चलो ठीक है, अब देखो आप लोगों से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इस वाले संकुल के, आप लोगों से पूछ लिया कि इस वाले संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी या प्रकृति इसकी प्रतिचुंबकीय होगी। ये आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस संकुल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पता करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब यहां पर ये कौन है आप लोगों की मेटल है भाई, ये कौन है आप लोगों की मेटल है, और इस मेटल से जुड़े हुए बच्चों ये कौन है आप लोगों के लिगेंड। तो सबसे पहले हम लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने इससे पहले वाले लेक्चरों में आप लोगों के लिए बता दिया, बहुत बढ़िया तरीका से बता दिया। लेकिन यहां पर अभी ये टॉपिक चल रहा है तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने फॉर्मूला अभी एक बार और। OS बराबर, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, OS बराबर X प्लस लिगेंडो की संख्या, लिगेंडो की संख्या, लिगेंडो की संख्या गुना लिगेंडो पर आवेश, गुना लिगेंडो पर, लिगेंडो पर आवेश बराबर संकुल पर आवेश, बराबर संकुल पर आवेश। ये बच्चों आप लोगों का फॉर्मूला है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। इधर देख लो, फॉर्मूला है आप लोगों का OS बराबर, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर X प्लस लिगेंडो की संख्या गुना लिगेंडो पर आवेश बराबर संकुल पर आवेश, ठीक है ना। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। X यहां पर किसको शो कर रहा है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हम, मेटल की निकाल ले। चलो ठीक है, निकालते हैं। इधर देखो बच्चों, यहां पर लिख देता हूं OS बराबर, अब देखो यहां पर इस मेटल की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, Mn मेटल है, हम लोगों को किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको मैंने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक है। अब देखो लिगेंडो की संख्या, यहां पर हम लोगों के कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, आप लोग 6 लिगेंड लिख दो, गुना यहां पर क्या बोल रहा है कि लिगेंडो पर आवेश, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि Cn पर कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। अरे भाई जो Cn लिगेंड होता है वो Cn माइनस ही तो होता है, मतलब Cn माइनस मतलब -1 चार्ज होता है। तो यहां पर लिख दीजिए बच्चों आप लोग -1, ठीक है, बराबर संकुल पर आवेश। देखो बच्चों ये पूरा आप लोगों का संकुल हो गया, और इस संकुल पर कितना आवेश है, -3, ठीक है ना। संकुल पर आवेश -3 आप लोगों ने लिख दिया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर या किसी भी उपसंयोजक यौगिकों के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ये आप लोगों के पास में फॉर्मूला है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे मेटल की इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो OS बराबर मेटल जिसकी निकालनी है, Mn की निकालनी है, उसको मैंने X मान लिया, प्लस लिगेंडो की संख्या, लिगेंड आप लोगों के पास में कितनी है, 6, गुना लिगेंडो पर आवेश, Cn पर कितना आवेश होता, -1 लिख दिया, बराबर संकुल पर आवेश, संकुल पर आवेश कितना, -3। अब तो गुना भाग करना है आप लोगों को, जो भी करना है। तो OS बराबर यहां पर लिख दो X, और यहां पर बच्चों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के कितना हो जाएगा, 6 बराबर -3। अब देखो OS बराबर, अब देखो यहां पर लिख देता हूं मैं OS मतलब OS बराबर यहां पर लिख दिया X बराबर, अब देखो ये -6 ना, इसको मैं इधर की तरफ ले जा रहा हूं, तो आप लोगों को पता है कि जब -6 को इधर लेके जाऊंगा तो वो +6 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने -3, और ये हो गया आप लोगों के बच्चे +6। अब देखो -3 और प्लस के कितने हैं, 6, कैंसिल आउट कर दीजिए। यहां पर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी बच्चों वो निकलेगी +3। और वैसे भी हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी माइनस में नहीं आती, मेटल का काम हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का होता है, इसलिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हमेशा किस में आएगी, +3। बात समझ में आ गई। अब देखो
यहां पर ये जो Mn है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई है, +3 निकल के आई है। आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फॉर्मूले का। मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। ये देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था कि काफी बच्चे इनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आती, तो उनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आती तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की पता नहीं कर पाएगा, या चुंबकीय आघूर्णों का मान नहीं निकाल पाएगा, या ऐसे बोल दूं कि किसी भी संकुल का वो ये पता नहीं कर पाएगा कि इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको तो मैं मिटा रहा हूं, ये लो, और देखो इसको आगे सॉल्व करता हूं। हमारा टारगेट क्या है, हमारा ये टारगेट है, हमें ये पता करना है कि ये जो संकुल है ना, इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय, बस वो चीज का पता करना है। अब देखिए आप लोग इधर देखिए, यहां पर बच्चों इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आप लोगों ने निकाली है +3, ठीक है ना। अब देखो मैं सबसे पहले यहां पर साइड में Mn का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दूं। Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 25 होता है। अरे भाई डी ब्लॉक का तत्व होता है, मैग्नीज होता है, परमाणु क्रमांक 25 होता है। कैसे लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, Ar18 यहां पर लिख दो 3d5, और यहां पर लिख दो बच्चों आप लोग 3d5, और यहां पर लिख दो आप लोग 4s2। ठीक है, ये हो गया किसका, Mn का इलेक्ट्रॉन विन्यास, हो गए ना। अरे भाई 18 और 2 कितने होते हैं 20, और 5 कितने होते हैं 25, और Mn का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 25 ही होता है। अब देखिए आप लोग यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों आप एस के निकाल दीजिए, और 1 इलेक्ट्रॉन आप लोग डी का निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का मतलब इस Mn में से हम लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एस के निकल जाएंगे, 1 डी का निकल जाएगा, तो डी के पास में फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इस Mn+3 के पास में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 बचे, मतलब ये 3d4 हो गया। अब देखो ध्यान से समझो आप लोग, यहां पर गौर से देखिए आप लोग, 3d4 मतलब डी के पास में 4 आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन हम लोग डी में किस तरीका से भरेंगे, वो डिपेंड करेगा कि मेटल से आप लोगों का प्रबल लिगैंड जुड़ा है या दुर्बल लिगैंड जुड़ा है। तो गौर से देखिए बच्चों, यहां पर इस मेटल के साथ आप लोगों का प्रबल लिगैंड जुड़ा हुआ है, और सीएफटी सिद्धांत के आधार पर हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जब मेटल के साथ प्रबल लिगैंड जुड़ा होता है तो T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है, अर्थात T2G और EG का जो विभाजन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, या ऐसे बोल दूं प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है वो ऊर्जा अंतराल बच्चों बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो प्रबल लिगैंड होता है वो मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन करता है, ज्यादा प्रतिकर्षण करता है, जिसकी वजह से ये गैप है ना ये बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब आप लोग इनमें इलेक्ट्रॉन भरती हो ना, तो वो इलेक्ट्रॉन आप लोगों के T2G में ही भरे जाएंगे, EG में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो गैप क्या है, ज्यादा है आप लोगों का। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीका से भरे जाएंगे वो भी देख लीजिए आप लोग। यहां पर लिख देता हूं बच्चों बराबर, ठीक है ना। यहां पर मैंने आप लोगों के सामने लिख दी, ये लिख दी मैंने T2G कक्षक। अरे भाई सही है ना, लिगेंड की उपस्थिति में मेटल की जो डी ऑर्बिटल है उनका क्या हो गया, विपाटन हो गया, मतलब टुकड़े हो गए, जिनमें T2G की निम्न ऊर्जा स्तर की हो गई और EG क्या हो गई, उच्च ऊर्जा स्तर की। T2G निम्न ऊर्जा स्तर की इसलिए हो गई क्योंकि 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड का मतलब अष्टफलकीय संकुलों की बात हो रही है, और अष्टफलकीय संकुलों में आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और EG क्या होती है, उच्च ऊर्जा स्तर की। और अष्टफलकीय संकुल दोनों ही प्रकार के संकुल बनाते हैं, निम्न चक्रण संकुल भी बनाते हैं और उच्च चक्रण संकुल भी बनाते हैं। सीएफटी सिद्धांत में मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया था कि यदि मेटल से प्रबल लिगैंड जुड़ा हुआ है तो निम्न चक्रण संकुल बनते हैं, और यदि मेटल से दुर्बल लिगैंड जुड़ा हुआ है तो उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। बात समझ में आ गई, इधर देखिए, देखो ये T2G कक्षक लिख दी बच्चों, और ऊर्जा अंतराल थोड़ा यहां पर ज्यादा है क्योंकि लिगेंड आपका प्रबल है, और ये कौन हो गई आप लोगों की EG कक्षक, ठीक है ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। T2G कक्षक और EG कक्षक का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आप लोग जानते हो इस मेटल से यहां पर प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है। चलो ठीक है, अब मुझे ये 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो
एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, दो इलेक्ट्रॉन भर दिया, तीन इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि प्रबल लिगेंडों के केस में T2G और Eg का ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा माध्यम से नहीं मिल पाती कि वो Eg कक्षकों में चला जाए, इसलिए वो ऊर्जा डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन भी आपका T2G कक्षक में जाता है, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। इसलिए प्रबल लिगेंडों के केस में निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन बच्चों आप लोगों का यहां पर जाता है और जो संकुल बनेगा वो क्या बनेगा? निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल। पता है क्यों बनेगा निम्न चक्रण संकुल? क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों को नीचे वाली कक्षक में, नीचे वाली कक्षक कौन सी है? T2G कक्षक। तो चौथा इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में गया है, नीचे वाली कक्षक में गया है, इसलिए आप लोगों का निम्न चक्रण संकुल बनेगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए बच्चों, यहां पर आप लोग देखिए कि ये तो इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अरे भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन किनको बोलते हैं? जो जोड़े के रूप में होते हैं वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, ये तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये रहा और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ये रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस संकुल के पास में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से इस संकुल की जो प्रकृति होगी बच्चों वो होगी अनुचुंबकीय। क्यों? क्योंकि दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के बाद इसके जो चुंबकीय आघूर्ण के मान निकलेंगे वो 2.82 निकलेंगे, इसीलिए इसकी प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय। तो मैं लिख देता हूं, ये जो आप लोगों का संकुल है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर MnCn का होल 6 माइनस के 3 संकुल की प्रकृति, संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होगी मतलब पैरामैग्नेटिक होगी। बात समझ में आ गई ना? और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान क्या निकलेंगे? और इसके चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण के मान, और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान 2.82 BM होंगे, 2.82 BM होंगे। निकाल के देख लो आप लोग। फॉर्मूला क्या है? म्यू बराबर √n+2, ये हो गई आप लोगों की BM यूनिट हो गई। म्यू बराबर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो दो लिख दो। यहां पर भी आप लोग दो लिख दीजिए, फॉर्मूले का दो, और यहां पर लिख दीजिए BM। दो और दो कितने होते हैं? 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का √8। और √8 का जो मान होता है वो बच्चों कितना होता है? 2.82 BM। तो यहां पर लिखना है म्यू बराबर 2.82 BM। बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब ये निकला कि इस संकुल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? अनुचुंबकीय है। क्यों? क्योंकि इस संकुल के पास में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाल देंगे। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। यहां पर स्मॉल n किसको शो कर रहा है? आप लोगों का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को शो कर रहा है। दो यहां पर वैल्यू रख दीजिए, √8 आएगा। √8 का मान 2.82 BM होता है। आंसर आप लोगों को पहले से पता है क्योंकि मैंने याद करवा दिया। 1.73, 2.82, 3.87, 4.89 और 5.91, ये पांचों वैल्यू बच्चों आप लोग याद रखना। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो इसका लिख दोगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ये क्वेश्चन दे दिया सामने वाले ने और पूछ लिया इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी या प्रतिचुंबकीय, समझाइए। तो आप लोगों को पूरे एक सिस्टमेटिक तरीका से सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए दिया है या जो संकुल आप लोगों के लिए दिया है उसमें मेटल की सबसे पहले आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है ना। रफ कार्य में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद मेटल के पास में जो भी चार्ज आए, +1 2 3 जो भी आए, उसके बाद उसके आधार पर आप उसके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद आप लोगों को यह पता करना है कि मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा है या दुर्बल लिगेंड। यदि मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो आप लोगों का निम्न चक्रण संकुल बनेगा, और यदि मेटल से दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो आपका उच्च चक्रण संकुल बनेगा। और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन भर के आपको पता लग जाएगा। अगर किसी संकुल के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं तो लिख देना इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, और यदि किसी संकुल के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो बोल देना इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकीय होगी। और
अगर उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय है तो ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है चुंबकीय आघूर्ण के मान 0 आएंगे, तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। और यदि आप लोगों से मतलब ज्यादा नंबर का पूछे तो फिर आप लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख के उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान प्रदर्शित कर देना। लेकिन वो तभी करना जब उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय है। और क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर का है, अगर 1 नंबर का है तो थोड़ा बहुत ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 1 नंबर का मतलब है उस हिसाब से हम लोगों को एग्जाम में लिखना है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए करवा दिया। अब मैं अगला दूसरे वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो देख लो बोर्ड की तरफ। अब देखो, जो आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, वो है आप लोगों का FeCN का होल 6 माइनस के 3, ठीक है ना। ठीक है, इस संकुल के बारे में हम लोग पता करेंगे कि इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी या प्रतिचुंबकीय होगी, और लास्ट में इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान भी निकाल के देखेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर ये संकुल हम लोगों के लिए दे दिया एग्जामिनर ने। अब इसमें चुंबकीय आघूर्ण के मानों का पता करेंगे। तो देखिए, यहां पर आप लोगों की मेटल कौन है? Fe है, और उससे Cn लिगेंड जुड़ा हुआ है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि Cn एक प्रबल लिगेंड होता है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो निकाल दीजिए। देखो बच्चों, जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो आप लोग निकाल के देख लेना। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी +3, ठीक है ना। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी? +3। अभी मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताई है, उस फॉर्मूले के आधार पर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देना। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं Fe। सबसे पहले आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। क्या होता है बच्चों? Ar18, ठीक है। Ar18, ये हो गया 3d6 और 4s2, ठीक है। अब देखिए आप लोग, 26 होता है ना Fe का, आयरन का, तो 18 और 2 कितने होते हैं? 20, और 6 कितने होते हैं? 26, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब देखिए, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर? +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप लोग बाहर निकाल दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों किसके निकल जाएंगे? आप लोगों के S के, और 1 इलेक्ट्रॉन आप लोगों का किसका निकल जाएगा? D का। तो इस वक्त Fe+3 के पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 3d5। कितने बचे बच्चों? 3d5 विन्यास बचा इसके पास में। मतलब डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आप लोगों के 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप लोग, यहां पर Fe मेटल के साथ प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है, और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में निम्न चक्रण संकुल बनेगा। अरे भाई, T2G Eg कक्षक का विभाजन हो जाएगा। विभाजन होने पर T2G निम्न ऊर्जा स्तर की हो जाएगी, Eg क्या हो जाएगी? उच्च ऊर्जा स्तर की। और ये T2G और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड आप लोगों का प्रबल है। प्रबल लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्सन करता है। बात समझ में आ गई? तो देख लीजिए आप लोग, यहां पर देखिए बच्चों, आप लोग, मैं लिख देता हूं, ये हो गई आप लोगों की T2G कक्षक, और ये हो गई बच्चों आप लोगों की Eg कक्षक, ठीक है। ये लिख गई मैंने Eg कक्षक। चलो ठीक है, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं। तो देखो 1 2 3। अब लिगेंड कौन सा? प्रबल। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में अभी बताया आप लोगों के लिए कौन से संकुल बनते हैं? निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। निम्न चक्रण संकुल बनते हैं किसकी उपस्थिति में? प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों का T2G कक्षक में जाएगा, और 5वां इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों का T2G कक्षक में जाएगा। अब देखो, इस संकुल के पास में T2G कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसका मतलब ये निकला कि ये जो संकुल है इसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय। किसकी वजह से? इस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, यदि किसी संकुल के पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुआ तो उसकी प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय। और यदि उसके पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, सबके सब इलेक्ट्रॉन उसके युग्मित है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकीय। मतलब उसमें चुंबकीय गुण के मान क्या होंगे? 0 होंगे, अर्थात नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। इस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से इस संकुल की प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए यहां पर FeCN का होल 6 माइनस के 3 संकुल की प्रकृति
अनुचुंबकीय होगी, अनुचुंबकीय होगी। किसकी वजह से? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान, चुंबकीय आघूर्ण के मान तो निकाल दीजिए बच्चों। फॉर्मूला म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2, ये आप लोगों का फॉर्मूला है, ये होगा ये आप लोगों की बीएम। म्यू बराबर कितना है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है एक है, पता है आंसर तो 1.73 आने वाला है, एक लिख दिया, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो फॉर्मूले का, ये हो गई बीएम, ये हो गया म्यू बराबर अंडर रूट 3 हो गया, और अंडर रूट 3 का मान होता है 1.73 बीएम। अभी आप लोगों को मैंने याद करवाया है, बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस संकुल के जो चुंबकीय आघूर्ण के मान निकलेंगे वो 1.73 बीएम निकलेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, पता लग गया ना कि संकुल की प्रकृति क्या होती है? अनुचुंबकीय होती है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो भी संकुल दिया सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, फिर इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है उसके आधार पर आप लोग उसके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देना, फिर पता करना कि मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा है या दुर्बल लिगेंड। यदि मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो आप लोगों के निम्न चक्रण संकुल बनेंगे, और यदि मेटल से आप लोगों के दुर्बल लिगेंड जुड़ा है तो आप लोगों का उच्च चक्रण संकुल बनेगा। उसके हिसाब से आप लोग इलेक्ट्रॉन भर के देख लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा। अगर उस संकुल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी, और यदि उसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हुआ तो उस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। फॉर्मूला होगा, उससे आप लोग चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाल देना, बस सीधा सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल नंबर तीसरे को लेता हूं, तो देख लो आप लोग। देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, जिसका नाम है CO C2O4 का होल थ्राइज। और बच्चों यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के, मैंने -3 लिख दिया, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कोबाल्ट की आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, या फिर एक काम करते हैं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मैं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देता हूं। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 27 होता है, ठीक है ना। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है, मतलब Ar18 इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, Ar18। यहां पर लिख दीजिए आप लोग 3d7, और यहां पर लिख दीजिए बच्चों आप लोग 4s2, ठीक है ना। ये कोबाल्ट का आप लोगों का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, हो गई ना। 18 और 2 20 और 7 कितने हो गए आप लोगों के? 27 इलेक्ट्रॉन हो गई, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल सही है। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। तो यहां पर जब आप लोग कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना बच्चों, तो वो क्या निकलेगी? आप लोगों की कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी बच्चों यहाँ पर +3। आप लोग निकाल के देख लेना, मैंने निकालना बता दिया। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी? +3 निकलेगी, और यहां पर +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आप लोग बाहर निकाल दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके निकल जाएंगे? एस के निकल जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों किसका निकल जाएगा? डी का निकल जाएगा। मतलब डी के पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6। तो ये हो गया 3d6 विन्यास। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने 3d6 विन्यास। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि C2O4 ऑक्सीलेटो लिगेंड होता है। अरे भाई, OX-2 लिगेंड होता है, इस लिगेंड का नाम क्या होता है? ऑक्सीलेटो लिगेंड। OX-2 माइनस के 2 चार्ज होता है। ये सारे लिगेंड मैंने शुरू की क्लासों में आप लोगों के लिए पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का एक प्रबल लिगेंड होता है, और प्रबल लिगेंड के केस में आप लोगों को पता है निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। तो इधर देख लीजिए आप लोग, यहां पर ये कंडीशन बनेगी। ये मैंने किसको लिख दी? T2G कक्षक को लिख दिया। ये हो गई बच्चों आप लोगों की T2G कक्षक, और ये हो गई आप लोगों की EG कक्षक, ठीक है ना। लिगेंड आप लोगों का कौन है? ये प्रबल लिगेंड है, मतलब कौन से संकुल बनेंगे? निम्न चक्रण संकुल बनेगा, निम्न चक्रण संकुल बनेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? T2G कक्षक में भरे जाएंगे। T2G पूरी भरने के बाद ही फिर इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में जाता है, ठीक है। निम्न चक्रण संकुल बनेगा। इलेक्ट्रॉन मुझे कितने भरने हैं बच्चों? 6 भरने हैं, तो 6 भर दो आप लोग। 1 2 3 4 5 6। जैसे ही बच्चों मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भरे, T2G कक्षक के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन आप लोगों के युग्मित हो गए। देखो, ये इलेक्ट्रॉन भी युग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन भी युग्मित है, और ये इलेक्ट्रॉन भी युग्मित है। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है,
यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। मतलब इस संकुल के पास में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए इस संकुल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, प्रतिचुंबकीय है। अर्थात इस संकुल में चुंबकीय आघूर्ण के मान 0 निकलेंगे, तो इस संकुल में कोई भी चुंबकीय गुण नहीं होगा, अर्थात इसकी प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय, मतलब डायमैग्नेटिक। मैं लिख देता हूं, देखो लिख देता हूं मैं इस संकुल में इस संकुल में इस संकुल में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, अर्थात इस संकुल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इसलिए इस संकुल की प्रकृति क्या होगी बच्चों, प्रतिचुंबकीय। इसलिए संकुल की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान 0 होंगे और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान 0 होंगे। क्या होंगे बच्चों, 0 होंगे। बात समझ में आ गई ना, मतलब कोई भी चुंबकीय गुण इस संकुल के अंदर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। इस तरीका से आप लोग किसी भी संकुल में आप पता लगा सकते हो उस संकुल का, क्या इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी या इस संकुल की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। अभी और भी एग्जांपल आप लोगों के लिए करवाऊंगा। ये 3 एग्जांपल हो गए, चौथा एग्जांपल भी लेते हैं, तो इसको तो मिटा देता हूं और चौथा एग्जांपल देखिए आप लोग। देखो बच्चों, ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। इसका नाम है MnCl का होल 6 माइनस के 3। ये आप लोगों का कोई संकुल है, ठीक है ना। अब इस संकुल का हम लोगों को पता करना है कि इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी या प्रतिचुंबकीय। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस मेटल का हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिख देते हैं, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो देखो बच्चों, Mn का परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता है कितना होता है, 25 होता है। मैंने यहां पर 25 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे आ गया, Ar18, यहां पर लिख दीजिए आप लोग 3d5 और यहां पर लिख दीजिए बच्चों आप लोग 4s2, ठीक है ना। हो गई ना, 25 हो गए ना। 18 और 2 20 और 5 कितने हो गए, 25, मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास अपना बिल्कुल सही है। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर इस Mn की आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो जब आप लोग Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बच्चों, तो कितनी निकलेगी, प्लस के 3 निकलेगी, ठीक है ना। आप लोग निकाल के देख लेना, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 3 निकलेगी। प्लस के 3 का मतलब यह है आप लोग यहां से 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने S के निकाल दिए और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने D का निकाल दिया। तो D के पास में फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, D के पास में 4 बचे, मतलब 3d4, यहां पर लिख दिया मैंने विन्यास। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों गौर से समझना, आप लोगों को पता क्या Mn कौन है, मेटल, और इस मेटल के साथ यहां पर Cl लिगेंड जुड़ा हुआ है। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि Cl एक दुर्बल लिगेंड होता है, एक वीक लिगेंड होता है। बच्चों H2O अर्थात वाटर और हेलोजन फैमिली के चारों सदस्य F, Cl, Br और I, इनकी प्रकृति क्या होती है, दुर्बल लिगेंडों की होती है। अर्थात ये चारों लिगेंड जो हेलोजन फैमिली के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी की प्रकृति क्या होती है, दुर्बल लिगेंडों की होती है। अब आप लोगों को पता है कि दुर्बल लिगेंड है तो मेटल की डी ऑर्बिटल को कम रिपल्सन करेंगे, मतलब कम प्रतिकर्षण करेंगे, और कम प्रतिकर्षण करेंगे तो ये T2G और Eg का चक्कर जो ऊर्जा अंतराल है बच्चों, वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि लिगेंड दुर्बल है, कम रहेगा। तो जब T2G में आप इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का Eg कक्षक में चला जाएगा, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा माध्यम से मिल जाती है कि वो आराम से नीचे से ऊपर चला जाता है। क्यों,
क्योंकि दुर्बल लिगेंड होने की वजह से ये गैप क्या रहेगा, कम रहेगा। बात समझ में आ गई? तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए T2G कक्षक। ये हो गई बच्चों आप लोगों की T2G कक्षक और ये हो गई बच्चों आप लोगों की EG कक्षक। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। यहाँ पर डी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो देखो 1 2 3 और T2G EG का ऊर्जा अंतराल अभी बताया है दुर्बल लिगेंड होने की वजह से कम है। इसका मतलब आप लोगों का चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाता है? ऊपर, और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपरी वाली कक्षक में जाता है अर्थात EG कक्षक में जाता है। इसलिए यहाँ पर जो संकुल बनेगा वो बनेगा उच्च चक्रण संकुल, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपरी वाली कक्षक में गया है। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूं उच्च चक्रण संकुल बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा। बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों, यहां पर देखिए आप लोग, हमें तो चुंबकीय गुणों का पता करना है। यहां पर इस संकुल के पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस संकुल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? अनुचुंबकीय। और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने निकलेंगे? 4.89 Bm, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के लिए बताई है किसी भी संकुल के पास में यदि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसकी प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय है। और उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने निकलेंगे? 4.89 Bm। फॉर्मूला आपके पास में, उससे निकाल के देख लेना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, इस संकुल की प्रकृति, इस संकुल की प्रकृति, इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय होगी। इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान, और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान 4.89 Bm होंगे, 4.89 Bm होंगे। फॉर्मूला आपके पास में है म्यू बराबर √n+2, ये Bm इसकी यूनिट हो गई। म्यू बराबर यहां पर रख दीजिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो n किसको शो कर रहा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। 4 यहां पर कितना लिख दिए? फॉर्मूले का 2 और ये क्या लिख दिया? Bm। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 और 6 चौकू कितने होते हैं? 24, अर्थात म्यू बराबर √24 Bm और √24 का मान होता है बच्चों 4.89 Bm। बात समझ में आ गई? तो इस संकुल के लिए चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने निकलेंगे? 4.89 Bm। और इस संकुल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? अनुचुंबकीय। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेता हूं, ठीक है ना? आप देखते चलो एक एक एग्जाम्पल को, एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है आप लोगों से। देखो बच्चों, यहां पर मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 5 में ले रहा हूं मैं COF6-3। ठीक है बच्चों, ये कोई संकुल है और इस संकुल में हम लोगों को पता करना है कि इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी या प्रतिचुंबकीय। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं। तो देखो यहां पर मैंने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया। CO का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कोबाल्ट का 27। क्या होता है बच्चों? Ar18। यहां पर लिख दो 3D7 और यहां पर लिख दो 4s2। हो गई ना? 18 और 2 कितने हो गए? 20 और 7 कितने हो गए? 27। और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास यही होता है। परमाणु क्रमांक कोबाल्ट का कितना होता है? 27 होता है। अब देख लीजिए यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो जब कोबाल्ट की आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बच्चों तो वो कितनी निकलेगी आप लोगों की? +3। यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी? +3 निकलेगी। आप लोग निकाल के देख लेना। अब देखिए यहां पर आप लोग, क्या यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं किसके निकालूंगा? S के, और 1 इलेक्ट्रॉन मैं किसका निकालूंगा? D का। तो D के पास में फिर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 6। तो मैं लिख देता हूं यहां पर लिख दिया बच्चों मैंने 3D6 विन्यास। यहां पर क्या लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने? 3D6 विन्यास लिख दिया। अब देखिए यहां पर आप लोग गौर से, यहां पर देखो बच्चों, ये जो कोबाल्ट मेटल है ना, इससे फ्लोरीन लिगेंड जुड़ा हुआ है। और अभी मैंने आप लोगों के लिए बताई है
कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चारों लिगेंड दुर्बल प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये चारों लिगेंड दुर्बल होते हैं। आप लोगों के दुर्बल लिगेंड होंगे तो आप लोगों को पता है उच्च चक्रण संकुल बनेंगे, क्योंकि T2G और EG का ऊर्जा अंतराल क्या रहेगा, कम रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन नीचे बनने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपरी वाली कक्षक में जाएगा EG में, इसलिए दुर्बल लिगेंड जुड़े होने पर संकुल उच्च चक्रण बनते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लिख देता हूं। ये देखो, ये यहां पर लिख दी मैंने T2G कक्षक और ये लिख दी बच्चों मैंने EG कक्षक, ठीक है ना, ये लिख दी मैंने EG कक्षक। भर दीजिए आप लोग, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। तो देखो 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपरी वाली कक्षक में जाएगा, 4 5 और ये हो गए बच्चों आप लोगों के 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर लिख देता हूं उच्च चक्रण संकुल बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा। अब देखिए आप लोग, यहां पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है संकुल के पास में, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस संकुल की प्रकृति क्या होगी, अनुचुंबकीय होगी। अनुचुंबकीय होगी और चुंबकीय आघूर्ण के मान 4.89 BM निकलेंगे, अभी निकाल के बताए थे। देख लीजिए, लिख देता हूं, ये लिख लेता हूं। इस संकुल की प्रकृति, इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। किसकी वजह से, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान, और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान बच्चों कितने होंगे, 4.89 BM होंगे, 4.89 BM होंगे। फॉर्मूला आप लोगों के पास में ये है, म्यू बराबर और यहां पर लिख दो बच्चों √NN+2 यूनिट लिख दीजिए उसकी BM, ठीक है। म्यू बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, यहां पर 4, ये फॉर्मूले का 2, ये लिख दी मैंने BM, ठीक है। म्यू बराबर 4 और 2 6 और 6 चौकू 24 और √24 का मान अभी निकाला है बच्चों, 4.89 BM होता है। बात समझ में आ गई ना? मतलब इस वाले संकुल के जो चुंबकीय आघूर्ण के मान निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 4.89 BM निकलेंगे। और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस संकुल की प्रकृति क्या होगी बच्चों, अनुचुंबकीय होगी। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेता हूं और एग्जाम्पल नंबर 7 ले लेता हूं। 7 एग्जाम्पल काफी है, फिर तो आप लोग किसी भी संकुल का निकाल सकते हो। देखो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लूंगा तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स का निकाल लेना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर उन इलेक्ट्रॉनों को निकाल देना आप लोग बाहर, जितनी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल ली है। और उसके बाद फिर देख लेना मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा है या दुर्बल लिगेंड। यदि मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा है तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा, और यदि मेटल से दुर्बल लिगेंड जुड़ा है तो उच्च चक्रण संकुल बनेगा। उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन भर के देख लेना। अगर उस संकुल के पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी, और यदि उस संकुल के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। सीधा सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल नंबर 6 भी ले लेता हूं आप लोगों के सामने। देखो, ये हो गया बच्चों आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6 और इसका नाम है F6 माइनस के 3, ठीक है ना। ये कोई आप लोगों के सामने संकुल दे दिया। अब इस संकुल की प्रकृति का हम लोगों को पता करना है कि इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी या प्रतिचुंबकीय होगी, ठीक है। फिर वही फंडा रहेगा अपना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेटल का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं। Fe का परमाणु क्रमांक आप लोगों को पता बच्चों 26 होता है, सभी बच्चे जानते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar18 है, यहां पर लिख दीजिए आप लोग 3d6 और यहां पर लिख दिया 4s2, ठीक है ना। हो गए ना, 18 और 2 20 और 6 कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है। ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देख लेना बच्चों। यहां पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो निकलेगी +3, ठीक है ना।
प्लस के 3 का मतलब Fe में से अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, तो निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों के किसके निकल जाएंगे, S के, और 1 इलेक्ट्रॉन आप लोगों का किसका निकल जाएगा, D का। तो D के पास में फिर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 5। तो मैं यहां पर लिख देता हूं Fe+3 के पास में बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं D में 5। ये हो गया 3d5 विन्यास, ठीक है ना, 3d5 विन्यास। अब देखिए आप लोग यहां पर Fe+3 3d5 विन्यास हो गया। अब यहां पर Fe के साथ आप लोगों को पता फ्लोरीन लिगेंड जुड़ा हुआ है, और फ्लोरीन जो लिगेंड होता है वो कौन होता है, दुर्बल लिगेंड होता है। दुर्बल लिगेंड होगा तो उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। बस कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन भरने हैं आप लोगों को। ये लो, ये हो गई आप लोगों की T2G कक्षक, ये हो गई आप लोगों की T2G कक्षक, और ये हो गई बच्चों आप लोगों की EG कक्षक, ठीक है ना। लिगेंड कौन सा है आप लोगों का, दुर्बल लिगेंड है, तो क्या बनेगा, निम्न चक्रण उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा, उच्च चक्रण संकुल बनेगा। मतलब 5 इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए, 1 2 3 4, और ये हो गए आप लोगों के 5। अब गौर से देखिए बच्चों, इस संकुल के पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर युग्मन चालू हो जाता है। इसका मतलब ये निकला कि इस संकुल के पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान इन जितने भी एग्जाम्पल निकाले इनमें सबसे ज्यादा निकलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान भी सबसे ज्यादा निकलेंगे। कितने निकलेंगे बच्चों, 5.91 BM। बात समझ में आ गई, तो बस लिख देता हूं कि इस संकुल की प्रकृति क्या होगी आप लोगों की, अनुचुंबकीय है, और चुंबकीय आघूर्ण के मान 5.91 BM निकलेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस संकुल में पूरा सिस्टमेटिक तरीका से लिख देता हूं। इस संकुल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसलिए इस संकुल की प्रकृति, इसलिए इस संकुल की प्रकृति बच्चों क्या होगी, अनुचुंबकीय है। इसलिए संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी, और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान 5.91 BM होंगे। फॉर्मूला आप लोगों के पास में निकाल के बता दीजिए, म्यू बराबर √NN+2, ये फॉर्मूला है। BM यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, लिख दीजिए 5 + 2 फॉर्मूले का, ये BM लिख दिया। म्यू बराबर 5 और 2 कितने होते हैं, 7, और 7 पंजे कितने होते हैं, 35, ये √35 BM। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं √35 का मान होता है 5.91 BM। बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस तरीका से इस संकुल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, अनुचुंबकीय है, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से इसके जो चुंबकीय आघूर्ण के मान निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 5.91 BM। बात समझ में आ गई बच्चों। एग्जाम में किसी भी टाइप से आप लोगों से सामने वाला क्वेश्चन पूछे, आप लोग आराम से उसका जवाब दे देना, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट होता है एग्जाम्पल नंबर 6। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, और उस एक एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक का हम दी एंड करते हैं, तो देख लीजिए, उसको भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, यहां पर ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है ना, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 7। इसका नाम है MnBr का होल 4 - 2। अब देखो बच्चों, गौर से देखना आप लोग, यहां पर Mn कौन है, हम लोगों की मेटल है, और मेटल के साथ यहां पर आप लोगों के 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। देखो अब तक जितने भी केस थे उनमें मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए थे, लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर या संकुल के अंदर मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब आप लोगों को पता है
जब मेटल से 4 लिगेंड जुड़े होते हैं तो या तो उस संकुल की प्रकृति क्या होती है आप लोगों की, जो संकुल होगा या तो उसकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय, या फिर उसकी आकृति क्या होती है, वर्गाकार समतलीय। तो ये चीज आप लोग संकरण से पता कर लेना, इस संकुल के अंदर कौन सा संकरण निकलेगा, क्योंकि संकरण निकालने का तरीका भी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। शुरू की क्लासों के अंदर किसी भी उपसंयोजक यौगिकों में या किसी भी संकुल यौगिकों में हम संकरण किस तरीका से निकालते हैं, उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इसके संकरण का पता कर लेना कि इस संकुल का संकरण क्या निकलेगा। संकरण के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, ठीक है ना। मतलब इसकी आकृति क्या होगी, वर्गाकार समतलीय होगी या फिर क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, यदि मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसकी आकृति अष्टफलकीय होगी, और यदि मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसकी आकृति या तो वर्गाकार समतलीय होगी या फिर क्या होगी, चतुष्फलकीय। अगर उसका संकरण DsP2 निकल रहा है तो उस संकुल की आकृति वर्गाकार समतलीय होगी, और यदि उस संकुल के अंदर संकरण sp3 निकल रहा है तो उस संकुल की आकृति फिर क्या होगी, चतुष्फलकीय। अब सुनो बच्चों, इस संकुल का आप संकरण जब निकालोगे तो इस संकुल का संकरण बच्चों sp3 निकलेगा, और यदि इसकी संकरण sp3 निकलेगा तो इस संकुल की आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी। और चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर आप लोग जानते हो कि Eg निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और T2G आप लोगों की उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। अरे भाई अष्टफलकीय संकुलों में क्या होता था, T2G निम्न ऊर्जा स्तर की होती थी और Eg आप लोगों की उच्च ऊर्जा स्तर की होती थी। लेकिन यहां पर मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इस संकुल का संकरण sp3 निकलता है, मतलब इसकी आकृति चतुष्फलकीय है, और चतुष्फलकीय आकृति होगी मतलब ये चतुष्फलकीय संकुल है। और चतुष्फलकीय संकुलों में Eg निम्न ऊर्जा स्तर की होती है और T2G बच्चों उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है, देखो 4 लिगेंड है तो सबसे पहले वही हम इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिख देते हैं। देखो Mn सबको पता परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, बराबर Ar 18। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं क्या, 3d5 और ये लिख दिया 4s2, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो निकलेगी +2, मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आप लोगों की कितनी निकलेगी, +2। इसका मतलब यहां पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों किसके निकल जाएंगे, s के निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन s के निकल जाएंगे तो फिर d के पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहां पर लिख दिया मैंने d के पास में 3d5 विन्यास, ठीक है ना, मतलब d के पास में 5 आप लोगों के इलेक्ट्रॉन है। अब देख लीजिए आप लोग, यहां पर देखिए बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरीका से आप लोगों को पता है कि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो ऑल टाइम हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, चाहे मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा हो चाहे मेटल से दुर्बल लिगेंड जुड़ा हो। जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, मतलब Eg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ऑल टाइम इलेक्ट्रॉन तीसरा T2G में जाएगा, चाहे मेटल से आपका प्रबल लिगेंड जुड़ा है या फिर मेटल से दुर्बल लिगेंड। चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। बात समझ में आ गई, कैसे नहीं होता वो देख लीजिए। देखो इसमें निम्न ऊर्जा स्तर की कौन होती है आप लोगों की, Eg कक्षक, तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर Eg कक्षक। और उच्च ऊर्जा स्तर की कौन सी होती है आप लोगों की, T2G कक्षक, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग T2G कक्षक, ठीक है। यहाँ पर D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और ये हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। कौन, चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। ये भी लिख देता हूं, ये भी लिख देता हूं। चतुष्फलकीय संकुल, चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, ठीक है। उच्च चक्रण का मतलब आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भरने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G में चला जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 और 5, यहां पर D के अंदर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 5 भर दिए, 2 तो मैंने Eg में भर दिए और 3 मैंने T2G में भर दिए, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन Eg में भरने के बाद हमेशा आप लोगों का तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G में, चाहे मेटल से प्रबल लिगेंड जुड़ा हो
चाहे मेटल से दुर्बल लिगेंड। जबकि अष्टफलकीय संकुल में क्या होता था कि मेटल से यदि प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो निम्न चक्रण संकुल बनते थे, और मेटल से यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उच्च चक्रण संकुल बनते थे। मतलब अष्टफलकीय संकुल दोनों प्रकार के संकुल बनाते हैं, निम्न चक्रण संकुल भी बनाते हैं और उच्च चक्रण संकुल भी बनाते हैं। लेकिन चतुष्फलकीय संकुल केवल एक ही प्रकार के संकुल बनाते हैं, और वो संकुल कौन से होते हैं? उच्च चक्रण संकुल। बात समझ में आ गई बच्चों? तो देख लीजिए, इस संकुल के पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस संकुल की प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय है, और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने निकलेंगे? 5.91 बीएम। बात समझ में आ गई बच्चों? तो बस कुछ नहीं करना है, लिखना है, लिख देता हूं। ये देखो, देखो मैं वही चीज लिख रहा हूं जो अब तक लिखता आ रहा हूं। देखो, इस संकुल में, इस संकुल में 5 अयुग्मित, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसलिए इसलिए इस संकुल की प्रकृति, इसलिए इस संकुल की प्रकृति, इसलिए इस संकुल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी, अनुचुंबकीय होगी, और इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान, चुंबकीय आघूर्ण के मान 5.91 बीएम होंगे। कितने होंगे बच्चों? 5.91 बीएम। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दीजिए, म्यू बराबर अंडर रूट एन एन प्लस 2, और यहां पर लिख दीजिए बीएम। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो 5 प्लस 2 फॉर्मूले का, ये हो गए बीएम। यहाँ म्यू बराबर 5 और 2 7, और 7 पंजे कितने हो गए? 35, और अंडर रूट 35 का मान होता है बच्चों 5.91 बीएम। बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब इस संकुल के चुंबकीय आघूर्ण के मान कितने निकलेंगे? 5.91 बीएम निकलेंगे, क्योंकि इस संकुल के पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है ना? और इस संकुल की प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय होगी, क्योंकि इस संकुल के पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। बात समझ में आ गई? और इसी के साथ बच्चों आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है ना? आज के लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं। अब ये बताइए बच्चों, आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर बहुत शानदार लगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, और अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना। ठीक है ना? और ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को लिखा रहा हूं, ये जितनी भी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीज बच्चों मेरे नोट्सों में प्रेजेंट है, और नोट्स आप लोगों को राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। तो प्ले स्टोर पर जाओ, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो। मेरे ऐप की पहचान मेरा फेस है, मेरा चेहरा है। जब आप लोग ऐप पर लोगो देखोगे, लोगो के ऊपर मेरा फोटो लगा हुआ है, उस फोटो को देखते ही आप लोग पहचान जाओगे कि ये सर का ही ऐप है। ठीक है बच्चों, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे कर दो यार, आप लोगों के जितने भी सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली का एक सदस्य बढ़ रहा है। ठीक है ना? आप हो तो ही हम हैं, अगर आप नहीं हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चों, आपसे ही हम लोग चलते हैं, जितने भी टीचर हैं सिर्फ आप लोगों से चलते हैं। अगर आप नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूं, सारी क्लासेज आप लोगों को मैं फ्री में यहाँ पर डाल रहा हूं, तो इतना सपोर्ट तो यार आप लोग कर सकते हो। एक एक लेक्चर में पूरी जान लगा देता हूं, पूरी रात तो मैं आप लोगों के नोट्सों को खुद बनाकर तैयार करता हूं, और नोट्सों को बनाकर तैयार करने के बाद उन लेक्चरों को, जो भी नोट्स है उनको खुद को रीड करता हूं, अच्छी तरीका से उनको पढ़ता हूं, और पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों को सामने क्लास लेता हूं, जिससे ये अपना एक उद्देश्य होता है कि यार बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर चीजें दी जाए, बच्चों के लिए अपनी जान लगा दो, क्योंकि आप लोगों से ही हम लोगों का अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।